जय हिंद दोस्तों चीन की नाक के नीचे जापान अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन एलिफेंट वॉक कर दिखाई अपनी ताकत और पीओके में 170 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की फिराक में। वहीं अमेरिका में बिलावल भुट्टो ने अलापा कश्मीर राग। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, क्वाड की मीटिंग से ठीक पहले जापान ने चीन को अपनी हवाई ताकत दिखाई है। जापानी एयरफोर्स अमेरिका के साथ मिलकर मिसावा एयरफोर्स बेस पर एलिफेंट वॉक का आयोजन किया था। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में फाइटर जेट्स को रनवे पर लाइन अप कर उनका टेक ऑफ करवाया गया और इन जेट्स ने एक साथ हवा में कई वॉर फॉर्मेशन बनाते हुए उड़ान भी भरी। साथ ही 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड नेताओं के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। दोस्तों, चीन और जापान में पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर आपस में विवाद है। दोनों देश इन द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन 1972 से जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये आइलैंड उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए मिलिट्री कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि एलिफेंट वॉक क्या है। तो दोस्तों, एलिफेंट वॉक शब्द सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आया है। उस समय दुश्मन देशों पर बमबारी के लिए एक साथ बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स और बम्बर्स को टेक ऑफ करवाया जाता था। ये टेक ऑफ किसी हाथी के झुंड के समान दिखता है, जिसमें जेट हाथी की नाक से पूंछ तक की शेप में रनवे पर तैनात किए जाते हैं। इसमें बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने थर्सडे को कहा कि भारत के साथ उनके देश के रिश्ते मेन रूप से जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 की वजह से जटिल हुए हैं। बिलावल ने बताया कि मौजूदा समय में दोनों मुल्कों के बीच इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के लिए प्रैक्टिकल जगह बहुत लिमिटेड है। बतौर विदेश मंत्री अपने पहले अमेरिका दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे बिलावल ने थर्सडे को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। दोस्तों, भुट्टो ने बताया, जहां तक भारत के साथ हमारे रिश्तों का सवाल है, यह कश्मीर में उठाए गए हाल के कदमों से खास तौर पर जटिल हुए हैं, जिनमें 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को इनइफेक्टिव घोषित करना और जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा हाल ही में की गई सिफारिशें शामिल हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि ये कदम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रपोजल और जिनेवा समझौते पर हमला है। पाक विदेश मंत्री ने कहा कि इस तरह के कदम हमारे लिए भारत के साथ कन्वर्सेशन की संभावनाओं को बेहद मुश्किल बनाते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भले ही भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच सीज फायर समझौता चल रहा हो, लेकिन पीओके में एक बार फिर से 170 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI हाइब्रिड और नार्को आतंक फैलाना चाहती है। साथ ही नारकोटिक्स के साथ हथियार भेजे जा रहे हैं। हाल के दिनों में कश्मीर से लेकर पंजाब तक ड्रोन और सुरंग के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं। ऐसे में BSF इस नई चुनौती से निपटने के लिए स्ट्रेटजी के तहत मुकाबला कर रही है। कश्मीर में पीओके की लीपा वैली से लगने वाली LOC पर पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के साथ मिलकर घुसपैठ और आतंकी हमले की नापाक साजिश करने में लगी है। सरहद पर सेना और BSF के जवानों ने चौकसी को कई गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों, पाक सेना की मदद से घुसपैठ की फिराक में आतंकी पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी सेना इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। BSF और सेना के हवाले से इस बात के सॉलिड इंटेलिजेंस इनपुट है कि लश्कर के आतंकवादी पाक सेना की मदद से लगातार घुसपैठ की फिराक में हैं। इसके लिए पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम सेना और BSF के जवानों को निशाना बनाने की फिराक में है। वहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने पीओके में एक बार फिर से कुछ आतंकी कैंप को एक्टिव किया है और पीओके के आतंकी कैंपों में लौटे सभी आतंकी पाकिस्तानी हैं, जो तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान गए थे। कहा जा रहा है कि इन आतंकियों ने भारत में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग भी कर ली है, लेकिन BSF सेना के साथ मिलकर इस नई चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि एक समय ऐसा भी था जब भारत को दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर समझा जाता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। देश अब डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 25 देशों में शामिल हो चुका है। भारत अपनी डिफेंस जरूरतों को विदेश से हासिल करता था और कुछ भी यहाँ नहीं बनता था। टैंक, रॉकेट, मिसाइल, गोला बारूद सभी को इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि उन्होंने डिफेंस वेपन्स एंड इक्विपमेंट से जुड़ी 309 चीजों की एक लिस्ट बनाई है। एक निश्चित समय के बाद इन सामानों को बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और देश में इन डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है।
वहीं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब सैनिकों की सभी भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होंगी। सोर्सेस के मुताबिक इसका फ्रेमवर्क फाइनल कर लिया गया है। इसी महीने इसका ऐलान करने की तैयारी है और यह तय किया गया है कि टीओडी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक टीओडी के तहत जिन युवाओं की भर्ती होगी वो 4 साल के लिए ही होगी। बाद में तय किया जाएगा कि इनमें से कितनों को परमानेंट किया जाना है। इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा जो सैनिकों की प्रोफेशनल एफिशिएंसी के आधार पर उनका चयन करेगा। एक ऑफिसर के मुताबिक जिस तरह ऑफिसर रैंक में काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह सैनिक भी अपनी योग्यता के हिसाब से परमानेंट होंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो अधिकारी आते हैं उनमें से भी करीब 20 से 25% को ही परमानेंट कमीशन मिल पाता है। सैनिकों के रिक्रूटमेंट का तरीका अभी वही रहेगा जो अब तक रहा है। बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव करने का प्लान है। बाद में रिक्रूटमेंट के लिए पैटर्न चेंज कर रिटन एग्जाम पहले और फिजिकल टेस्ट बाद में किया जा सकता है। जो युवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आएंगे उनकी 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। यूजुअली 18 साल में युवा सेना में आएंगे और 4 साल बाद बाहर निकले तो उनकी उम्र 21 से 22 साल की होगी। सेना से निकलकर ये युवा दूसरा रोजगार कर सके, इसके लिए 4 साल की सर्विस के दौरान ही इन्हें प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा कोर्स भी करवाए जाएंगे। जब युवा रिक्रूट होंगे तो उन्हें करीब 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। टीओडी के तहत सैनिकों को सेना से बाहर होने पर ना तो पेंशन मिलेगी, ना ही ECHS जैसी कोई स्वास्थ्य स्कीम का फायदा मिलेगा। लेकिन 4 साल की सर्विस के बाद जब वो बाहर होंगे तो उन्हें लमसम करीब 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर सर्विस के दौरान ड्यूटी पर किसी सैनिक की मौत हो जाती है तो परिवार को इंश्योरेंस अमाउंट के तौर पर करीब 45 से 50 लाख रुपए मिलेंगे। जो बैलेंस सर्विस बची होगी उसकी सैलरी भी परिवार को मिलेगी। अभी जो सैनिक सूबेदार मेजर तक जाते हैं तब तक वो 50 साल के हो जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो सेना में सैनिकों की एवरेज एज करीब 35 से 36 साल है। टीओडी लागू होने के बाद एज प्रोफाइल कम हो जाएगा और सेना ज़्यादा यंग हो जाएगी। टीओडी लागू होने के 4 से 5 साल बाद सैनिकों की एवरेज एज 25 से 26 साल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।